आशुतोष, शुरुआत में आपसे कर रही हूं, ये अगर एक टाइटल के साथ खबर लिख दी जाए, आर्टिकल लिख दिया जाए अखबारों में, मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र, बड़ा भारी भरकम शब्द हो जाता है ये मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। तो क्या ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला भी साउंड करता है क्या? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये चिट्ठी किसी आम आदमी ने नहीं लिखी है, बल्कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने लिखी है। और लीडर ऑफ अपोजिशन एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने कोई चिट्ठी लिखी है या लीडर ऑफ अपोजिशन ने कोई लेख लिखा है, तो उसको गंभीरता के साथ उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और अगर इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान नहीं लेता है और इलेक्शन कमीशन अगर यह कहता है कि आप ऑफिशियली मुझे लिखें तब मैं उसका जवाब दूंगा, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ना तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ना ही अपनी ड्यूटी को की गंभीरता को रियलाइज कर रहा है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 2023 19 दिसंबर को विपक्षी पार्टियों, इंडिया गठबंधन के लोगों की एक मीटिंग हुई थी और उसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए थे। उसके बाद 30 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा एक चिट्ठी गई थी इलेक्शन कमीशन के पास कि विपक्षी नेता आपसे मिलना चाहते हैं और वो ईवीएम को लेके कुछ सवाल है जिसके ऊपर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस लायक विपक्षी पार्टियों को नहीं समझा, इंडिया गठबंधन को नहीं समझा कि वो उनसे मुलाकात के लिए वक्त दे सके। क्यों नहीं? तो यह है इलेक्शन कमीशन का आज की तारीख में स्वरूप, और यह है इलेक्शन कमीशन की विपक्षी पार्टियों को लेकर उनके प्रति संवेदनशीलता। अब आज जो सारी खबरें आ रही वो सोर्सेस के हवाले से खबरें आ रही हैं। कायदे से इलेक्शन कमीशन के किसी आदमी को कहना चाहिए, राहुल गांधी जी आपने कुछ सवाल अपने लेख में उठाए हैं, मोस्ट वेलकम। इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पूरी तरीके से आपके सामने खुले हुए हैं। आप किस वक्त आना चाहते हैं आप बताइए, आपके जो सवाल है मैं उन सवालों के जवाब दे देता हूं सर। लेकिन जिस वक्त ये चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में 288 सीटों पर, उस वक्त कांग्रेस के बूथ एजेंट वहां मौजूद थे जिस वक्त वोटिंग हो रही थी। उनकी नजरों के सामने सारी वोटिंग हुई। 5 बजे के बाद कितने एडिशनल वोटर्स ने वोट डाला? हर बूथ पर अगर 600 लोगों ने वोट डाला और 10 घंटे की लाइन लगनी चाहिए थी, तो बूथ एजेंट्स वहां मौजूद थे ना कांग्रेस के। इलेक्शन कमीशन के इस तर्क में पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ने कोई साइन किसी तरीके से कोई सिग्नेचर करके, मैं अभी उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। कहीं और तो बात अलग है। दो सवाल है। पहला सवाल यह कि महाराष्ट्र चुनाव के फौरन बाद कांग्रेस पार्टी ने या जो वहां का जो गठबंधन था उसने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा पिटीशन दिया, बहुत सारे कागजात दिए और उसमें यह बात कही कि 2019 से लेकर 2024 तक 31 लाख वोट बढ़े हैं और लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक 41 लाख वोट बढ़े हैं। मुझे 200 या 200 से ज्यादा, जब किसी एक व्यक्ति ने 200 या 200 से ज्यादा लोगों के नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट करने के लिए या ऐड करने के लिए दिए हैं, मुझे वो लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। हम उसका अध्ययन करना चाहते हो, जानना चाहते हैं कि हर पोलिंग बूथ पर कैसे और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने डिलीशन और कराया, वो ऑथेंटिक है ऑथेंटिक नहीं है। नहीं तो ये आंखें सर, एक सेकेंड सर, ये आंखें तो चुनाव से पहले खुलनी चाहिए थी। बाकायदा 1960 का जो एक्ट है उसके मुताबिक वोटर लिस्ट जो फाइनलाइज होती है वो सारे राजनीतिक दलों को भेजी जाती है, कांग्रेस को भी भेजी गई होगी। मान लिया आपकी बात, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना। अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे मालूम है कि इलाके में चोर घूम रहे हैं और आपने अपने घर में ताला क्यों लगाया, ताला क्यों नहीं लगाया, आपने दरवाजा खुला छोड़ के क्यों चले गए, तो ये तर्क काम नहीं करेगा ना। माफ करिएगा, मैं इलेक्शन कमीशन के सम्मान में उनके संवैधानिकता के प्रश्न पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं। क्योंकि आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने उस सवाल का जवाब दिया। अब जो प्रश्न यहां पे 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है जो राहुल गांधी ने पूछे और मुझे लगता है उसका जवाब देना चाहिए उनको। जो मैंने उनकी प्रेस रिलीज, जिसको सो कॉल्ड प्रेस रिलीज, उसको देखा, उसमें कहीं उस बात का कोई जिक्र नहीं है। उल्टे ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने एक लेख में, वो भी मैंने पूरा पढ़ रखा है। अब ये प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि अगर 2009, 2014, 2019 में अगर जो प्रोविजनल डेटा है और फाइनल डेटा के बीच में सिर्फ 1 या 1% से कम का फर्क है, तो 2024 में यह लगभग 8% का फर्क कैसे है? यह अपने आप पे सवाल खड़े करता है, जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। दूसरी बात जो मैंने पहले कहा, 5 साल में 31 लाख बढ़े और 24 से लेकर 6 महीने के अंदर 41 लाख बढ़ गए। तो ये डेटा भी अपने आप में ऐसा डेटा जो समझ में नहीं आता है। नहीं, लेकिन पब्लिक फोरम पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ एक अपील है सर, मैं आज जब गो थ्रू कर रही थी तो सीईसी के सामने सिर्फ एक अपील है और बाकी जो लोअर आपके ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें 89 अपील्स हैं, 89।
मैं तीसरी बात कर दूं, जो असल में जो संदेह पैदा कर रहा है पूरे मामले को लेकर, और जहां पे ये मैच फिक्सिंग की बात संदिग्ध दिखाई पड़ती है। एक, आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए, और ये संसद के दायरे में हो, चाहे तो कानून बना दे इसको। आपने, सरकार ने उसमें से चीफ मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटा दिया, और आपने अपने ही एक आदमी को कैबिनेट का क्यों रख दिया? क्या कारण? इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। दूसरा, जब हरियाणा में यह सवाल खड़ा किया गया कि भाई हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी प्रोवाइड कराइए, इलेक्शन कमीशन को कहा, तो सरकार ने कानून में बदलाव कर दिया और कह दिया कि वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं किया जा सकता। ऐसा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन के बाद किया ना। अब ये सवाल इस बात को लेकर ये, अगर हाईकोर्ट कह रहा है या हाईकोर्ट को कोई चीज लग रही है, तो वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं ये नहीं कहता कि धांधली हुई या मैच फिक्सिंग हुई, मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल है, इन सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन को देने चाहिए। और आखिरी बात, एक सेकंड सर, कि ये मैं एक और सवाल आपसे पूछती हूँ। शुचिता की निष्पक्षता की हम बात करते हैं, एक तरीके से न्यूट्रल बॉडी होने की बात करते हैं। फिर राहुल गांधी ये जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं, भूल जाते हैं फिर हिस्ट्री। आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, 70 साल इस देश में कोई कानून नहीं था, एब्सोल्यूट क्वाइट था कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ टू सिलेक्ट अ सीईसी। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उस वक्त उनके चुने हुए लोग मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं, बल्कि टीएन शेषन तो इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। बिल्कुल। जो राहुल गांधी के सिक्योरिटी सेक्रेटरी थे, जो मॉर्निंग वॉक करते थे, उनके साथ वो जॉगिंग करने जाते थे। लेकिन वही टीएन शेषन जब उस कुर्सी पर बैठे, उन्होंने क्या किया इस देश को मालूम है। और मैं बार बार कहता हूं, अगर किसी एक आदमी को भारत रत्न इस देश के अंदर मिलना चाहिए तो टीएन शेषन को मिलना चाहिए। दुर्भाग्य की बात, उनको कभी नहीं मिलेगा। मैं जो सवाल खड़े कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार, जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए, तो सरकार ने कानून में बदलाव क्यों किया? अब इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे कभी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और आखिरी बात यह है कि जब यह मसला राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन के बीच में है, तो भारतीय जनता पार्टी बीच में क्यों कूद रही है? भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? उल्टे तो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए, सरकार की तरफ से आना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ सवाल खड़े किए और इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब देना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जीत पर किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो। उल्टे वो डिफेंड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। क्यों डिफेंड कर रहे हैं भाई आप? ओपन डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है। और ये सवाल इस पूरी पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिकल एडवोकेसी तो खैर बहुत अलग मसला हो जाएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या सर इस पूरी डिबेट में कि 7.83%, यानी ऑलमोस्ट 8% वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ गया? ना झारखंड में बढ़ा, ना जम्मू कश्मीर में बढ़ा, ना हरियाणा में बढ़ा, कहीं नहीं बढ़ा, सिर्फ महाराष्ट्र में 8% वोटर टर्नआउट बढ़ गया। मैं एक बात और बता दूं आपको, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा था, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में फर्स्ट फेज के 10 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रोविजनल डेटा को फाइनल डेटा के तौर पर कन्वर्ट किया था, और उसमें भी 4-5% का फर्क था। सेकंड राउंड के बाद भी 4-5% का फर्क था, और 10 दिन के बाद। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेज में when everything is available at the click of a button, तो आपको 10 दिन लग रहा है कि वोटर टर्नआउट को फाइनलाइज करने में डेटा। और मैं बार बार मैं टीएन सेशन के समय में जाता हूं, क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया है। जिस दिन वोटिंग होती थी 5-7:30 बजे के आसपास डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ब्रीफिंग करते थे और कहते थे भाई ये 56% 57% है, तो 1% बढ़ सकता है, अगले दिन 10 बजे मैं कंफर्म कर दूंगा। वहां तो देर रात वो कंफर्म कर देते थे या अगले दिन कंफर्म कर देते थे, और डेटा कभी नहीं बदलता था। और ये बड़ा मसला सर इसलिए हो जाता है दर्शकों की समझ के लिए कि भाई 8% वोटर टर्नआउट बढ़ गया, यानी कि 8% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई, उसका सीधा अगर कन्वर्ट कर दो वोटर्स में तो 76 लाख वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र में। ये आम दर्शकों की समझ के लिए। सतीश जी,